हेलो स्टूडेंट्स, मैं कीर्ति डंगवाल कर्णप्रयाग चमोली से कक्षा 12 एनसीईआरटी राजनीति विज्ञान को लेकर एक बार फिर आपके बीच हूँ। साथियों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि भारत की राष्ट्र की एकता और अखंडता के रूप में हमारे सामने कौन कौन सी आज़ादी के समय वो चुनौतियाँ थी जिन चुनौतियों को लेकर हम अपने राष्ट्र के निर्माण को आगे बढ़ा रहे थे और जिन चुनौतियों से हम जूझ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि विभाजन यानी भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद वो कौन कौन सी समस्याएं थी, कौन कौन सी वो त्रासदी थी, वो सिविल वॉर जैसी स्थिति हमने झेली थी। दूसरे वीडियो में हमने देखा था कि भारत में जो रजवाड़ों का विलय था, यानी भारत के अंदर जो देसी रजवाड़े थे, उन रजवाड़ों को हमने किस प्रकार से भारत में विलय करवाया था और मुख्य रूप से हमने हैदराबाद और मणिपुर की स्थिति को देखा था। आज हम उस एकता और अखंडता के रूप में तीसरी चुनौती पर बात करेंगे, जिसको हम देखते हैं राज्यों का पुनर्गठन के रूप में। यानी जो तीसरी समस्या थी एकता अखंडता में, वो थी राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन या रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। क्यों ये चुनौती थी? जैसा कि हम वर्तमान में देखते हैं कि वर्तमान भारत को अगर हम देखें तो वर्तमान भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं या यूनियन टेरिटरी है। इन 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को, ये वर्तमान स्थिति है, बनाने के लिए 1950 में तो ये स्थिति थी नहीं। इन राज्यों का निर्माण करने के लिए क्यों हमारे सामने वो चुनौती थी? साथियों, हमने देखा कि भारत और पाकिस्तान धर्म के आधार पर विभाजित हो गया था। देसी रजवाड़े भारतीय संघ में विलय करने के लिए कतरा रहे थे और इन तमाम चुनौतियों के सामने भारत राष्ट्र के सामने ये समस्या थी कि कहीं एकता और अखंडता हमारी खंडित न हो जाए। ठीक उसी प्रकार अगर हम भारत में राज्यों का निर्माण करते हैं तो उसका आधार क्या हो, और जैसा कि तमाम कोशिशें चल रही थी कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा को बनाया जाए, यानी जो जिस भाषा को बोलता है उस भाषा के आधार पर उस राज्य का निर्माण किया जाए, तो कहीं भारत की एकता अखंडता इससे खंडित न हो जाए, कहीं भारत के कुछ और टुकड़े न हो जाएं। इस आशंका और इस समस्या को देखते हुए ये भी भारत की एकता अखंडता के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हमने कैसे इस चुनौती को देखा, आइए हम इस आज के लेक्चर में इस चुनौती को देखेंगे कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर किया गया और वो भारत के सामने एक चुनौती बनी या नहीं बनी। हम जानते हैं कि जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था, यानी अंग्रेजी शासन के दौरान अगर हम देखें तो उस समय भी भारत में राज्यों का निर्माण किया गया था और कई राज्य बनाए गए थे। लेकिन 1905 में 1905 में जब बंगाल का विभाजन किया गया, तो उस बंगाल के विभाजन में भी विभाजन का आधार अंग्रेजी सरकार ने ये बताया कि हम बंगाल का विभाजन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर कर रहे हैं ताकि प्रशासन चलाने में सुविधा हो। लेकिन हम सभी जानते हैं कि उस बंगाल का विभाजन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर नहीं, बल्कि उस समय बंगाल में जो पनप रहा राष्ट्रवाद था, बंगाल में जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, उस राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने के लिए उस बंगाल का विभाजन किया गया था। उस समय भारत की जो सर्वमान्य पार्टी थी, सर्वमान्य दल था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1920 के अधिवेशन में 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था नागपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का
अधिवेशन हुआ था और उस अधिवेशन में ये प्रस्ताव पारित किया गया था कि भारत में जब भी राज्यों का निर्माण किया जाए तो उसका आधार भाषा को बनाया जाए। यानी जो लैंग्वेज है, जो जिस लैंग्वेज को बोले उस आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाए, यानी भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाए। ये एक प्रस्ताव पारित किया गया था 1920 के नागपुर अधिवेशन में। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1940-45 और आज़ादी के समय तक आते आते भारत में द्विराष्ट्र का सिद्धांत इतना पनप गया था कि अंत में 1947 आते आते उस द्विराष्ट्र के सिद्धांत पर भारत, पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो भागों में विभाजित हो गया। यानी धर्म के आधार पर भारत की एकता खंडित हो गई, भारत दो देश बन गए। और 1947-48 आते आते भारत के राष्ट्रीय नेताओं को और भारत की राष्ट्रीय सरकार को ये आशंका सताने लगी कि अब भाषा को अगर आधार बनाया जाता है तो कहीं ना कहीं भारत के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। और उस समय जो देसी रजवाड़ों को भारतीय संघ में लगातार सम्मिलित करने का प्रयास कर रहे थे, यानी भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, इस भाषा के आधार को राज्यों का निर्माण करने का बिल्कुल पक्ष नहीं ले रहे थे। लेकिन भारत में लगातार आंदोलन शुरू हो गया था आज़ादी के बाद कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाए। तो इस समस्या से निपटने के लिए 1948 यानी 1948 में भारत सरकार ने एक आयोग बना दिया और S.K. धर, उस आयोग का काम ये था कि भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाए या किसी और आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाए। इस S.K. धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट जब सरकार को सौंपी तो इसने कहा कि भाषा को आधार बिल्कुल नहीं बनाया जाए, यानी भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण न किया जाए, क्योंकि इससे भारत की एकता को समस्या हो सकती है, भारत की अखंडता को समस्या हो सकती है। अब भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण का महात्मा गांधी भी यही चाहते थे कि 1920 में जो हमने प्रस्ताव पारित किया था हमको उस पर सोचना चाहिए। लेकिन भारत पहले ही विभाजित हो चुका था, रजवाड़ों की समस्या लगातार भारत के सामने समस्या खड़ी कर रही थी, एक चुनौती के रूप में थी। इसलिए 1948 में 1948, 1949, 1948-49 में यानी दिसंबर 48 के आसपास एक और कमेटी बनाई गई जिसको कहते हैं JBP समिति। ये JBP समिति कुछ और नहीं थी। इसमें उस समय के तीन जो सर्वमान्य नेता थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, इन तीनों जो भारत के शीर्ष नेतृत्व था, उन तीनों समिति द्वारा भी यही फैसला किया गया कि भाषा को आधार नहीं बनाया जाएगा। भाषा को आधार नहीं बनाया जाएगा। ये भी भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं करना चाहते थे। आज़ादी के आंदोलन के बाद यानी आज़ादी के बाद राज्यों के पुनर्गठन की मांग लगातार बढ़ रही थी। लेकिन उस समय रजवाड़ों की समस्या, विभाजन की त्रासदी, देश में नए चुनाव भी करवाने थे, ये भी एक समस्या थी। देश का विकास भी करना था, संविधान निर्माण की प्रक्रिया चल ही रही थी। इन तमाम समस्याओं को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू राज्यों के पुनर्गठन को डिले करना चाहते थे। ये चाहते थे कि राज्यों का जो पुनर्गठन किया जाए उसको पीछे किया जाए। लेकिन उसी समय भारत में एक और समस्या आई। 1948 में महात्मा गांधी जी की हत्या की गई और 1950 में भारत के प्रथम गृह मंत्री
यानी जो सरदार पटेल थे, सरदार पटेल भी हमसे विदा हो गए। अब भारत का संविधान भी लागू किया गया। प्रथम निर्वाचन की तैयारियां जोरों पर थी, लेकिन उसी समय एक बड़ा आंदोलन शुरू किया गया, और वो आंदोलन शुरू किया गया आंध्र प्रदेश से। क्या था आंदोलन? आंध्र प्रदेश में अलग राज्य के निर्माण के लिए, आंध्र प्रदेश वर्तमान आंध्र प्रदेश है, लेकिन उस समय अगर हम मैप में देखें तो उस समय का आंध्र प्रदेश, ये कुछ क्षेत्र महाराष्ट्र का, कुछ कर्नाटक का, तमिलनाडु का, ये एक मैसूर राज्य था, मैसूर या मद्रास। उस राज्य में अलग तेलुगु भाषी लोगों के लिए, अलग आंध्र प्रदेश की मांग बड़ी तेजी के साथ उभर रही थी, और उस आंध्र प्रदेश राज्य निर्माण की जो आंदोलन था, आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाने की जो मांग को लेकर जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन को नेतृत्व दे रहे थे वहाँ के स्थानीय बड़े दिग्गज कांग्रेसी नेता पोट्टी श्रीरामुलु। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे। आज़ादी के समय भी इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। महात्मा गांधी जी के टाइम पे भी ये कई आंदोलनों को नेतृत्व करते हुए अनशन पर बैठे थे, और पोट्टी श्रीरामुलु आंदोलन का नेतृत्व करने लग गए तेलुगु भाषी लोगों के लिए, आंध्र प्रदेश राज्य निर्माण के लिए। इनके आंदोलन करते करते ये अक्टूबर 1952 में अनशन पर बैठ गए। अनशन यानी अलग राज्य निर्माण के लिए ये अक्टूबर 1952 में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। इनकी भूख हड़ताल चल रही थी, लगातार भूख हड़ताल चलती रही, और 56 दिन भूख हड़ताल के बाद, 56 दिन तक लगातार भूख हड़ताल के बाद 15 दिसंबर 1952 15 दिसंबर 1952 को पोट्टी श्रीरामुलु की अनशन के दौरान ही मृत्यु हो गई। जैसे ही पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु हुई, वैसे ही आंध्र प्रदेश में लोग सड़कों पर उतर गए, जगह जगह हिंसा होने लग गई। अनेक लोग आंदोलन को, सरकारी गाड़ियों को, सरकारी भवनों को लगातार नुकसान पहुंचाने लगे। अब भारत की जो नेहरू सरकार थी, जो भारत के पीएम नेहरू थे, वो कुछ दबाव में आ गई, और दबाव में जब आए तो दिसंबर 1952 में ही जवाहरलाल नेहरू ने अलग आंध्र प्रदेश राज्य की घोषणा कर दी। यानी आंध्र प्रदेश की घोषणा कर दी कि आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर अलग राज्य बनेगा, भाषा के आधार पर, क्योंकि आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषी लोग अलग आंध्रा की मांग कर रहे थे, और जवाहरलाल नेहरू जी ने, यानी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जी ने 1952 में ही अलग आंध्र प्रदेश की घोषणा कर दी। अब भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश ही था, जिसका गठन 1953 में किया गया, और घोषणा दिसंबर 1952 में ही जवाहरलाल नेहरू जी ने कर दी थी। और इस प्रकार भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। अब आंध्र प्रदेश राज्य की घोषणा तो हो गई, लेकिन अब इस आंध्र प्रदेश राज्य की घोषणा के बाद क्या अन्य राज्यों में भी यही स्थिति रहेगी? क्या अन्य राज्यों में भी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना पड़ेगा? इस समस्या को देखते हुए 1953 में 1953 में आंध्र प्रदेश का निर्माण किया गया। आंध्र प्रदेश अलग राज्य बन गया।
आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषी लोगों के लिए। जैसे ही आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण किया गया था, जब जवाहरलाल नेहरू जी को भी वहाँ पर आमंत्रित किया गया। जवाहरलाल नेहरू काफ़ी सकते में थे और उनको लग रहा था कि कहीं भारत की एकता अखंडता फिर से खंडित न हो जाए, कहीं भारत के फिर से टुकड़े न हो जाएं, क्योंकि अगर भाषा के आधार पर अलग करना है तो कहीं भाषा के आधार पर ही उस क्षेत्र में एक राष्ट्रवाद की भावना, अलग राष्ट्रवाद की भावना न पनप जाए। और कहते हैं जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने एक सहयोगी को एक पत्र लिखा था और उस पत्र में ये कहा था कि अब हमने मधुमक्खी के छत्ते पर हाथ लगा दिया है और इसका डंक हमको झेलने के लिए तैयार रहना होगा। आंध्र प्रदेश निर्माण के बाद अन्य राज्यों में भी ये मांग उठने लग गई, अन्य राज्य भी आंदोलन करने लग गए कि हमको भी भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाया जाए। लेकिन सरकार ने 1953 में ही 1953 में राज्यों के निर्माण के लिए एक आयोग गठित किया है और उस आयोग को कहते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग या स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 या इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे जस्टिस फजल अली। अध्यक्ष जस्टिस फजल अली, ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, पूर्व न्यायाधीश। उनकी अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। इस आयोग का क्या काम था? राज्यों का गठन किस आधार पर किया जाए, उसका आधार क्या रखा जाए, ये सिफारिश, ये सुझाव सरकार को देने थे। यानी रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को देनी थी कि जो भारत में राज्यों का निर्माण किया जाना है उसका आधार क्या रखा जाए। अब जो राज्यों के आंदोलन का जो क्रम चल रहा था, राज्य निर्माण के लिए जो आंदोलन का क्रम चल रहा था, वो पूर्ण रूप से इस राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों तक रुक गया। इस राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष जस्टिस फजल अली थी और जस्टिस फजल अली के अलावा दो और सदस्य इसके थे। पहले सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू और जो दूसरे थे वो थे के.एम. पणिक्कर। यानी कुल मिलाकर ये राज्य पुनर्गठन आयोग 3 सदस्य था, जिसके अध्यक्ष जस्टिस फजल अली थे और हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर इसके सदस्य थे। 1955 में 1955 में इस राज्य पुनर्गठन आयोग ने, इस जस्टिस फजल अली आयोग ने अपनी सिफारिश सरकार को सौंप दी, अपनी रिकमेंडेशन सरकार को सौंप दी। और उन सिफारिशों में जहां अब तक ये माना गया था, जितने भी आयोग, जितने भी लोगों ने सिफारिश की थी, अब तक सबकी सिफारिश यही थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन न किया जाए। लेकिन इस राज्य पुनर्गठन आयोग ने पहली बार 1955 में जो अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी, उस रिपोर्ट में इस जस्टिस फजल अली आयोग ने कहा कि हम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर सकते हैं। यानी पहली बार कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है। लेकिन एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को नहीं मान सकते। अर्थात भारत में कई भाषाएं बोली जाती थी। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि प्रत्येक भाषा के लिए अलग राज्य बनाए जाए, लेकिन हम भाषा को भी राज्य पुनर्गठन का आधार बना सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। इस राज्य पुनर्गठन आयोग ने कहा कि ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया होगी और जो भारत की सबसे बड़ी विशेषता है विविधता में एकता,
वो और मजबूत होगी, उससे एकता अखंडता प्रभावित नहीं होगी, बल्कि भाषा के आधार पर अगर राज्यों का गठन किया जाएगा तो लोकतंत्र और मजबूत होगा और भारत की एकता अखंडता और मजबूत होगी, न कि एकता अखंडता के लिए समस्या होगी। इस राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही 1956 में 1956 में इस राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1956 में भारत के संविधान में 7वां संविधान संशोधन किया गया और उस 7वें संविधान संशोधन के आधार पर जो पहले से चले आ रहे थे ABCD यानी 4 प्रकार के जो राज्य भारत के संविधान में थे, उसमें B और D श्रेणी के राज्यों को समाप्त कर दिया गया। यानी जो हमारे संविधान का भाग 7 और भाग 9 था उसको निरसित कर दिया और अब केवल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ही होंगे। यानी भाग 6 में राज्य और भाग 8 में केंद्र शासित जो प्रदेश हैं वो रहेंगे। और 1956 में ही एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। क्या पारित किया गया? राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम यानी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो अधिनियम एक्ट जो पारित किया गया 1956 में, उस राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए 1956 में। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने की थी और इन सिफारिशों के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया, जिसके आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश भारत में 1956 में बनाए गए। उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ऐसा नहीं कि भारत में केवल और केवल भाषा के आधार पर ही राज्यों का गठन किया जाए। भारत में प्रशासनिक सुविधा के आधार पर, क्षेत्रीय विभिन्नता के आधार पर, यानी पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, इस आधार पर भी और विकास के आधार पर भी भारत में राज्यों का गठन समय समय पर किया गया। और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश 1956 में थे, जो आज बढ़कर कितने हो गए हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी, ये वर्तमान में इतने हो गए हैं। कब कब किसका गठन किस आधार पर किया गया उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि भारत में राज्यों का निर्माण कब किया गया, किस आधार पर किस राज्य का निर्माण और कब कब किया गया। तब तक के लिए मैं आप सबको मेरी एक गुजारिश है कि ये वीडियो कक्षा 12 और कक्षा 11 के प्रत्येक छात्र तक पहुँचे और आप सोशल मीडिया के माध्यम से इनको अधिक से अधिक शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।